हाँ आज ही यही। तो सभी लोग आज जुड़ गए हैं, 8-12 लोग। नमस्कार सचिव। नमस्कार। तो नमस्ते सर। हम शुरू कर दे बेटा। हम लोग आज जो है कुछ नई चीज शुरू करने जा रहे थे, ईंधन। सर एक चीज बोलनी थी था जो डाले आते नाम वगैरह, उसमें पासवर्ड नहीं क्या पड़ेगा, नाम तुम डाले सीधे सर? सब्सक्राइब क्या करो। नाम? आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ईंधन। तो ईंधन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ आपको बम कैलोरी मीटर के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे, इसी तरह वाटर इक्विवेलेंट। तो आप भी पता लगा सकते हैं अपने घरों में कि हमारा जो है किसी भी फ्यूल का, कोयला है या लकड़ी का कोयला है या किस प्रकार का कितना उसमें मान होता है। ये सब हम लोग अपना घर में भी कर सकते हैं। तो हम आपको भी मौका देंगे कि आप भी अपना वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम अपने इसी यूट्यूब में उसको अपलोड कर देंगे। तो आप सभी लोग देखते रहें ध्यान से। तो और इसलिए सभी लोग, आज काफी लोग हैं, 16 लोग आ चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ईंधन, फ्यूल। तो इसको ध्यान से देखेंगे। ईंधन क्या है कि हम तरह तरह की चीजों के इस्तेमाल करते हैं, है ना। तरह तरह की चीजों का मतलब हो गया कि हम सभी लोग लगातार कुछ न कुछ खाना है, कुछ बनाना है, तो इसके लिए हम लोग कुछ न कुछ एक परंपरागत तरीके से या गैर परंपरागत तरीके से कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके दहन के पश्चात हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। उस ऊष्मा का प्रयोग हम लोग खाना पकाने में या फिर यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। अभी जैसे हम लोग ईंधन बर्न करते हैं, पेट्रोल जब बर्न होता है तो उसके बर्न होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हमारे मोटर के पिस्टन रन करते हैं, जिसके कारण एक मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी तरह से कुछ ईंधन जैसे रासायनिक ईंधन है, तो उसको जलाने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग ईंधन के रूप में से रासायनिक कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ ईंधन जो वायु के साथ ऑक्सीजन में जलते हैं, उनसे हम प्रकाश विसर्जित कर सकते हैं, ऊष्मा भी मिल सकता है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग ताप के लिए ही करते हैं। ताप के साथ साथ जैसे बिजली का उत्पादन है हमारा, तो कोयले के दहन से कई प्रकार की हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, लेकिन उससे में जो ऊष्मा मिलती है, उससे उस ऊष्मा का प्रयोग हम लोग पानी को वेपर में, वाष्प में परिवर्तित कर डायनेमो चलाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग, ये सारी प्रक्रिया तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीकरण हो, यानी या ईंधन उपलब्ध हो। तो ईंधन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन। अगर वायु या ऑक्सीजन नहीं होगा तो ईंधन नहीं जलेगा। छोटी क्लास में हम देख चुके हैं कि अगर हम जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दें, ऐसे ढक दें, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है, क्योंकि वायु वहां पर नहीं रहती है। उसी तरह से ईंधन के लिए ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता जितना हमें सांस लेने के लिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी ईंधन बर्न नहीं करता है। अच्छा, हम ईंधन की बात करते हैं। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम आदर्श ईंधन कहते हैं। तो आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए? वो ईंधन जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो और उसका भंडारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे किया जा सके। सर बताइए सर, ये अभी आपने बताया कि वो जलने की होती है, तो सर स्पेस में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो सर रॉकेट वगैरह कैसे जाते हैं सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जलने के लिए ईंधन होता है, लेकिन बेटा हम लोग उसमें ऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीडेंट ईंधन के साथ साथ ऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, जो बर्निंग में सहायता देता है। यानी ऑक्सीजन के जब सिलेंडर ले जा सकते हैं, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाते हैं, या ऑक्सीडेंट के रूप में भी हम आगे चल के भी हम कई ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिनकी सहायता से हम जो रॉकेट वगैरह जो हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, इसी तरह ऑक्सीडेंट के रूप में हमारा ऑक्सीजन युक्त कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। तो उनको हम साथ में ले जाते हैं, जो उनके साथ मिल करके बर्निंग में सहायता देते हैं। जैसे एक तरह से एग्जांपल अगर हम ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलता है तो वाटर वेपर बनता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये। हाइड्रोजन गैस हमारा एक ईंधन है और ऑक्सीजन गैस जो है हमारा ऑक्सीडेंट है। ये दोनों को मिलाते हैं तो उनसे हमारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग रॉकेट में करते हैं। लेकिन साथ में पानी की बूंदें बनती हैं, उस पानी के बूंदे का इस्तेमाल हम लोग
रॉकेट में अन्य कार्यों में, यहाँ तक कि पीने के कार्यों में भी किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो बाहर जाते ऊपर ले जाते हैं, यानी हर तरह से उसका प्रयोग करते हैं। साइक्लिक प्रयोग है, वो आगे चल के हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो हम लोग ईंधन का वर्गीकरण अगर हम देखें तो ईंधन कैसा होना चाहिए, सस्ता, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसका भंडारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। उष्मीमान, उष्मीमान के भी हम आगे चल के चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उष्मीमान। उष्मीमान एक्चुअली हमारा वास्तव में किसी ईंधन को जलाने पर अधिकतम जितना ताप उत्पन्न हो, जितनी ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं ईंधन का उष्मीमान। जैसे लकड़ी को जलाने पर लकड़ी धीरे धीरे जलती है तो उष्मा का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं करती, जितना कि पेट्रोल को अगर हम जलाएंगे तो तेजी से जल जाएगा और उष्मा बहुत तेजी से निकलती है। तो जितनी ज्यादा उष्मा होगी उतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। साथ ही साथ अगर अशुद्ध गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो अगर घट जाए तो हमारा ईंधन आदर्श ईंधन कहलाता है। फिर आता है ज्वलन ताप। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जितने बिंदु हैं। अभी इन सभी बिंदुओं को ही पहले आज आपको सब बताएंगे, तब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। आज बेसिक लेवल है। ज्वलन ताप हमारा होता है, मतलब ज्वलन ताप का मतलब हो गया कि हमें कम से कम ईंधन, कम से कम आग दें, कम से कम हम ऊर्जा दें कि ईंधन तुरंत आग कर ले। ऐसा ना हो कि उसको भूज दिया तब भी नहीं जल पा रहा है। तो सुगमता पूर्वक आसानी से जल जाए, धुआं नहीं देना चाहिए, राख बिल्कुल न बचे, ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन है। ईंधन हमारा 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इन्हें हम 2 उपवर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक ईंधन और निर्मित ईंधन। तो ठोस, द्रव, गैस ये दोनों प्रकार के ईंधनों में ही सम्मिलित होते हैं। तो ठोस ईंधन में हमारे आता है लकड़ी और कोयला, जो कि हमारा प्राकृतिक ईंधन भी है। इसी तरह द्रव ईंधन में है हमारा पेट्रोलियम, प्राकृतिक। निर्मित ठोस ईंधन हमारा जो है कृत्रिम रूप से अगर देखेंगे तो लकड़ी का कोयला है, चारकोल, कोक। इसी तरह द्रव ईंधन जो है पेट्रोलियम का, जब हम लोग भंजक आसवन करते हैं तो उससे मिलता है केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, अल्कोहल। फिर इसके बाद आता है हमारा गैसीय ईंधन। प्राकृतिक रूप से जो हमारा प्राकृतिक गैस यानी मीथेन गैस, जिसका इस्तेमाल आजकल हम उसको चेंज करके यहाँ पर लिखा नहीं है, निर्मित गैसीय ईंधन में हम सीएनजी ले सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तेल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस, ये प्राकृतिक गैस के स्रोत, प्राकृतिक गैस के सब्स्टिट्यूट में भी ले सकते हैं। ईंधन निर्मित गैसीय ईंधन कहते हैं। तो इन दोनों ईंधनों की तुलना की गई है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। ये तो आप जानते हैं कि ठोस ईंधन चूंकि बहुत ही सॉलिड होते हैं तो ये देर में जलते हैं, तो इनका उष्मीमान कम होता है, जबकि द्रव ईंधन का उष्मीमान उच्च होता है। ठोस ईंधन देर में जलते हैं, द्रव ईंधन तेजी से जलते हैं। द्रव ईंधन को आसानी से ले जा सकते हैं, ठोस ईंधन को ले जाने में वजन भी होता है, दिक्कत भी होती है, विस्फोट भी हो सकता है, लेकिन द्रव में विस्फोट होने की संभावना कम होती है। रख रखाव में भी हमें ठोस ईंधन की सावधानी रखनी पड़ती है। द्रव ईंधन में भी हमें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, द्रव ईंधन में बह न जाए, ये नुकसान न हो। पेट्रोल को हवा में रख देंगे तो पेट्रोल उड़ जाएगा। अभी द्रव ठोस ईंधन को रख दो कहीं बाहर तो थोड़ा ही होगा खराब, बल्कि और मजबूत हो जाएगा। बस बरसात से बचा लें। अब हम जब यहाँ तक थोड़ी बहुत चर्चा किए हैं, तो अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं ईंधनों का संगठन, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। आखिर ईंधन में ऐसा क्या क्या होता है? तो ईंधन में ताप उत्पादक तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसी ईंधन का जो उष्मीमान होता है वो दोनों ही तत्वों पर निर्भर करता है। ठोस ईंधन में दोनों तत्व जानते हैं कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ईंधन का जो उष्मीमान होता है वो इसी पर निर्भर करता है, ये हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है। ठोस ईंधन में जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी ऑक्सीजन भी संयुक्त अवस्था में पहले से ही रहती है। ठोस ईंधन में अगर हम उदाहरण ले लें तो सिलिका, एल्यूमिना और ये फेरिक ऑक्साइड, ये सारे हमारे जो है बाई प्रोडक्ट यानी राख के रूप में होते हैं। ये ईंधन में हमारा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में साथ में जोड़े होते हैं, इसीलिए उनका उष्मीमान घट जाता है। अगर हम बात करें कि ठोस का ईंधन का उष्मीमान क्यों घटा, क्योंकि ठोस ईंधन में सिलिका यानी मिट्टी, रेत, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड या लाइम, चूना, ये सब इनके साथ होते हैं, तो उसका उष्मीमान घट जाता है, क्योंकि ये खुद भी
उस उष्मा को लेकर के रिएक्शन करते हैं। इस वजह से उष्मीयमान ठोस ईंधन का कम होता है। और गीला है अगर लकड़ी तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो वेपर्स को अलग करेगा, भाप निकलेगी, इसके बाद वो सूखेगा फिर जलेगा। इसी तरह कुछ ठोस ईंधन के उदाहरण दे दें आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोयले के प्रकार क्या हैं और इन्हें हम किस प्रकार से, उनका संगठन क्या होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं: पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। पीट में कार्बन का प्रतिशत जितना अधिक होगा, अगर मान लीजिए जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। पीट में कार्बन होता है 60%। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, अभी आपको हम लोग बात करेंगे कि कार्बन का प्रतिशत अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। पीट कोयला है 60%, लिग्नाइट 67%, बिटुमिन 83%, एंथ्रासाइट 90%। ये 4 कोयले के प्रकार हैं, इनको याद रखना है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, उससे कम अच्छा बिटुमिन, उससे कम लिग्नाइट और सबसे मतलब बहुत ही कम अच्छा होता है पीट कोयला। इसी तरह मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल आदि द्रव ईंधन में कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। केरोसिन जो हम लोग यूज करते हैं, मिट्टी का तेल, तारबीन का तेल, उसमें कार्बन की संख्या C10 से C16 तक होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, ये हमारा जो है मिश्रण होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण। ये पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि LPG में मुख्यतः क्या होता है, तो द्रवित, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कहीं कहीं लिखा होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, वो भी सही है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण। अभी हम लोग आगे चल के इस चर्चा करेंगे कि आइसोब्यूटेन का क्या लाभ है। इसी तरह वाटर गैस में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण। कोल गैस में ये याद रखिएगा, वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन जल गैस में हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन। कोल गैस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी, लेकिन साथ में यहाँ पर मेथेन और आ जाती है। कोल गैस में मेथेन, हाइड्रोजन और आ जाती है, यानी हाइड्रोजन भी रहती है, मेथेन भी। और कभी कभी इन ईंधनों में जलवाष्प के रूप में अशुद्धियां भी रहती हैं। ये हमारे ईंधन के प्रकार हो गए, जिसमें कोयले का प्रकार ये है। अभी हम इसको और आगे विशद रूप से इसको इस अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं ईंधन का उष्मीयमान या कैलोरी मान। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी ईंधन को जलाने पर जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा ही हमारा उष्मीयमान कहलाती है। तो अगर हम इसे परिभाषित करें, तो किसी ईंधन का उष्मीयमान कैलोरी में उष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को पूर्णतया जलाने पर उत्पन्न होती है। यहाँ 1 ग्राम इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी परिभाषाओं को यूनिट यानी इकाई में लेके चलते हैं, तो आसानी से परिभाषित हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यहाँ हम कह भी सकते हैं कि 1 ग्राम को पूर्णतया जलाने पर, 1 ग्राम ईंधन को पूर्णतया जलाने पर जितनी अधिक से अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, उसे हम कैलोरी के रूप में, उसे कैलोरी मान या उष्मीयमान कहते हैं। जितना अच्छा कैलोरी मान होगा उतना ही अच्छा ईंधन होगा। इसकी इकाइयां हैं, तो ईंधन के उष्मीयमान की इकाइयां हमारी कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, यहाँ पर विस्परीत है, कैलोरी प्रति ग्राम, दूसरा होगा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति पाउंड जिसे बोलते हैं, BTU शॉर्ट में लिखते हैं। तो किसी भी गैस का उष्मीयमान हम कैलोरी यूनिट या ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब कैलोरी मान हमारा 2 तरह का होता है, उच्च और निम्न। अभी उच्च क्या है और निम्न, इसमें हम आपको पहले आप संक्षेप में बता दें कि जैसे हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने के बाद जितनी उष्मा उत्पन्न हुई
उसका हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद लकड़ी सुलग रही है या दहक रही है, बाद में आग है उसमें, उसका इस्तेमाल नहीं किया, या राख होने तक, राख के ठंडी होने तक हमने पूरी तरह से उष्मा का इस्तेमाल नहीं किया या उसको नहीं लिया, तो उसको जब नहीं लेते हैं तो वो निम्न उष्मीमान ही कहलाता है। अगर उसके ठंडा होने तक, यानी जो लकड़ी जलाई उसके जलने तक और उसके कोयले के दहकने तक, आग के बुझने तक टोटल उष्मा जो होती वो कहलाती उष्मीमान। ये साधारण भाषा में बताया हमने। अब परिभाषित के रूप में देखेंगे तो किसी भी ईंधन के, क्योंकि हम ईंधन जलाते हैं बेटा तो ऑक्सीजन हवा में है, क्योंकि ईंधन में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ के पानी बनाता है, यानी वेपर, वाष्प। और इस वाष्प को हम बोलते हैं भाप, और भाप की होती है गुप्त उष्मा, यानी लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट होती है 580 कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये उसमें अगर शामिल है ईंधन के मान में ही, तो उसे हम बोलते हैं उच्च उष्मीमान। अगर हम भाप की गुप्त उष्मा को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि भाप में, अगर आप सभी जानते हैं कि भाप में ज्यादा उष्मा होती है। एक आदमी के ऊपर गर्म पानी फेंक दें या उसको बहुत गर्म भाप से उसके ऊपर फेंकें, प्रवाहित करें, सबसे ज्यादा वो गर्म भाप से जलेगा, क्योंकि पहले वो द्रवित होकर गर्म पानी में बदलेगा, फिर ठंडा होगा। पानी तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। इसलिए भाप की जो उष्मा होती है वो ज्यादा होती है। अगर भाप की उष्मा हमारी कुल उष्मा में शामिल है तो उसे उच्च उष्मीमान कहेंगे ईंधन का, अगर शामिल नहीं है तो निम्न उष्मीमान। यही अंतर है। तो ईंधन का उच्च उष्मीमान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, और रिप्रेजेंट करते हैं HCV से। इसका निकालने का फार्मूला होता है W + W T1 - T2 अपॉन X। X क्या है? यहाँ पर ईंधन का भार है, वो ईंधन जिसको हमने जलाया उसकी मात्रा ग्राम में, किलोग्राम में कितना ईंधन जला रहा है। कैपिटल W जो है वो पानी का भार है, जो हम लोग बम कैलोरीमीटर में लेते हैं। अभी हम बम कैलोरीमीटर आपको बताएंगे क्या होता है। स्मॉल w हमारा कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक है। आप सोचेंगे कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम, अभी आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे कि जब हम किसी पानी को गरमाएंगे तो पानी के साथ साथ बर्तन भी तो गर्म होगा। बर्तन जो गर्म होगा उसका भी अपना एक ताप होता है, तो वो हमारा डिपेंड करता है विशिष्ट उष्मा पे। उस बर्तन की विशिष्ट उष्मा क्या है या उष्मा धारिता, उसके आधार पर हम निकालते हैं कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक। ये प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप। तो निम्न उष्मीमान में जब किसी ईंधन के इकाई भार को पोते या दहन करने पर दहन के पश्चात बनी जलवाष्प को शामिल नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त उष्मीमान को हम निम्न उष्मीमान कहते हैं। इसको हम LCV, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है कि HCV यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें भाप की उष्मा शामिल थी, इसको हमें अलग कर देना है। तो HCV माइनस जल की गुप्त उष्मा। जल की गुप्त उष्मा निकालने का तरीका, फार्मूला है 0.09 H × 587 कैलोरी पर ग्राम। अभी आप समझेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया 587, तो मैं आपको बता दूं 0.09 कैसे आया, तो दिखाते हैं आपको कहाँ से आया भाई। देखिए एक फार्मूला होता है, अब ये सभी जानते हैं। फार्मूला है हमारा H2 + O2। H2 + O2 क्या बनेगा? H2O, है ना, H2O बन जाएगा। अगर इसको बैलेंस किया जाए, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर आप देखिए इसका अगर अवभार निकालेंगे, 18 होता है अवभार हाइड्रोजन का, 2 + 16 कितना हो गया 18। टोटल अवभार यहाँ आ रहा है 36। हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 × 2 यानी कितना आ रहा है टोटल 4। अगर आप देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाप, 36 ग्राम। क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम
पानी हमारा यानी भाप प्रदर्शित हो रहा उत्पन्न हो रही है, तो हमारा 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? 1 ग्राम से अगर आप निकालोगे तो 36/4 कितना आ गया भाई? 4 9 जा 36, 9 आ जाएगा। अभी इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.09 0.09 आ जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि H2 का अवभार है 2, 2 × 2 कितना हो गया? 4। H2O का हमने अवभार निकाला तो 18 दूनी 36। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से 36 ग्राम वाटर जलवाष्प बनी, तो 1 ग्राम से कितना जलवाष्प बनेगी? 9 ग्राम। 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि यूनिट कोई बचता नहीं है। 9 बचेगा सिर्फ। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से भाग दोगे तो 0.09 आ जाएगा। 0.09 ये बताता है कि इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ये एक बेसिक समीकरण है जिनकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी जलवाष्प है, यानी 0.09 फिक्स है। जब ये फिक्स हो जाएगी तो अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि मतलब कैसे हम ये पता लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले में भी आपने देखा कि जो ये 0.09 आया वो यहीं से आया है। HCB माइनस 0.09 और H की प्रतिशत मात्रा दी जाएगी। ये तो एक भाग के लिए 0.09। अब फार्मूले में H की मात्रा अगर 5% दी है 0.09 × 5 कर दोगे। अब 587 क्या है? ये भाप की गुप्त ऊष्मा, इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये अगर तुम ही बताओ बेटा कि अगर एक इकाई H2O है तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी है? 587। और अगर कहीं 5% हाइड्रोजन है तो 5% हाइड्रोजन यानी 5 × 0.09 यानी हाइड्रोजन की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो उतने गुना गुप्त ऊष्मा भी तो बढ़ जाएगी, इसलिए फार्मूला किया गया है। तो इस तरह से हम LCB निकालते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही रखा जाए। निम्न ऊष्मीमान, उच्च ऊष्मीमान और ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन, इसके बारे में। बाकी आप लोग इसको पूरा रीडिंग कर लीजिए। कल हम लोग बम कैलोरीमीटर पढ़ेंगे और इसके बारे में स्टडी की जाएगी। इसको बताया जाएगा बम कैलोरीमीटर क्या होता है। बम कैलोरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो बम कैलोरीमीटर से हम कैसे ऊष्मीमान निकालते हैं, SCB और NCB, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। यहाँ तक का समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद ये है पेट्रोलियम का शोधन। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आए हैं पेट्रोलियम के शोधन से मिलने वाले पदार्थ, और ये सिंपल सा है। और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, पावर एल्कोहल, अपस्फोटन क्या है, ऑक्टेन संख्या, ये पूछे जाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएगा बम कैलोरीमीटर के बाद। अपस्फोटन, ऑक्टेन संख्या, इसी तरह सीटेन संख्या, इन तीनों में से। और ये चौथा प्रज्वलन बिंदु और भंजन कभी कभी इनमें से पूछा जाता है। ये बाकी ये सब आप लोगों के रीडिंग के लिए इसे समझा दिया जाएगा। ईंधन के प्रकार है, गैसीय ईंधन, ये सब। कोल गैस में मिश्रण क्या है ये आपको याद रखना है कि संगठन क्या होता है। बाकी कोल गैस का अभी तक बनाने की पूरी विधि नहीं आई है, संगठन पूछा गया सभी गैसों का। तो हम लोग शुरू में एक बार पढ़ चुके हैं, उसी का यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है बायोगैस। ये पूछा जाता है बायोगैस क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका संगठन बनाइए, सचित्र वर्णन। ये 3 प्रश्न इसमें बहुत है बेटा, 4 प्रश्न काफी हद तक आते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए आज के लिए पर्याप्त है ये। तो 3 प्रश्न याद रखिएगा। ईंधन क्या है, ईंधन का ऊष्मीमान क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, एक ये प्रश्न। दूसरा, ईंधन के ऊष्मीमान को बम कैलोरीमीटर से कैसे निकालते हैं, उच्च ऊष्मीमान निकालना और निम्न ऊष्मीमान, ये दूसरा प्रश्न। दूसरा मतलब थ्योरी भी प्लस न्यूमेरिकल। तीसरा प्रश्न अपस्फोटन, सीटेन और ये जो हमने भी 4 बताए प्रज्वलन बिंदु, इनके बारे में लिखना। चौथा प्रश्न बायोगैस। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आदर्श ईंधन के लक्षण और छोटे छोटे पावर एल्कोहल और ये सब छोटे मोटे फार्मूला थ्योरी आती है। ये 5वें 6वें नंबर, यानी 6 क्वेश्चन अगर हमें अच्छी तरह से तैयार कर लें, ये चैप्टर से हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ईंधन, जल और ऑर्गेनिक, IUPAC पॉलीमर, अगर इतना आपको तैयार हो गया जितना अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ाए गए, तो इतने में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग सब लोग रीडिंग कर लीजिएगा, तो हम लोग फिर
कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रीडिंग जरूर कर लीजिएगा लेकिन। बताओ तो कैसा लगा? अच्छा, कल हम आपको बम कैलोरी मीटर आपको उसमें दिखाएंगे, वर्किंग मॉडल हम लोग देखेंगे और बम कैलोरी मीटर कैसे वर्क करता है पूरा हम लोग इसका आपको सचित्र वर्णन इसका किया जाएगा।